हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा कहेंगे। ठीक है, प्रतिरक्षा तो किसके प्रतिरक्षा? तो एंटीजन या जो भी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है, जो हमारे क्या हानिकारक है ना, जो बीमारी फैलाती है, इन सबको क्या कहेंगे? एंटीजन। तो इस एंटीजन के प्रति कैसे रक्षा के लिए हमारे बॉडी में कैसे अरेंजमेंट होते हैं, कैसे सिस्टम होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज जानेंगे कि कैसे कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर करती है तो कैसे हम बीमार होने के बाद कैसे स्वस्थ हो जाते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे क्या परिवर्तन होता होगा कि हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं, इन सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, ये भी बड़ी लंबी लेक्चर है तो इसका भी 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी, अब ये समझते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है, ये जाननी होगी। ठीक है, तो एंटीजन, कोई भी एंटीजन हो सकता है, जैसे कि अभी फैली हुई क्या कोरोना वायरस, वो भी क्या एक प्रकार का एंटीजन है। तो जब एंटीजन है वो बॉडी के अंदर इंटर करती है, ठीक है, किसके अंदर? बॉडी के अंदर जब इंटर करती है तब इनके प्रति रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, प्रतिरोध बनती है। तो प्रतिरोध होती है, ये क्या करेंगी? इस एंटीजन से बॉडी की रक्षा करेगी, तब उसे क्या कहेंगे? इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, इम्यूनिटी किसे कह रहे थे? जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है तो इस एंटीजन के प्रति हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस पाई जाती है, इसे क्या कह रहे हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध से है, तो जब प्रतिरोध हो जाती है तब उसे क्या कह रहे हैं? इम्यूनिटी कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि एंटीजन, बार बार बोल रहे हैं कि एंटीजन बोल रहे हैं, तो ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ठीक है, जैसे एंटीजन है तो वो सभी बैक्टीरिया वायरस आएंगे जो क्या करती है? डिजीज़ फैलाती है। तो एंटीजन जैसे फंगस है, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोवेव, इन सबको क्या कहा जाता है? एक साथ, इसे बार बार नाम न लेकर इन सबको एक साथ क्या कहा दिया जाता है? एंटीजन कहते हैं। इसे फॉरेन भी कहा जाता है। ठीक, फॉरेन मतलब बाहर के कोई भी पदार्थ जो बॉडी को हानि पहुँचाए। ठीक है, डिजीज़ कहते हैं। तो आगे देखते हैं, एंटीजन जान गए, एंटीजन में क्या क्या आ सकता है? फंगस है, ठीक है, फंगस है, बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोवेव। हम देखते हैं ये जो एंटीजन है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आप एंटीजन देखते हैं तो एंटीजन में भी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी किसे कहेंगे? जब कोई एंटीजन, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? एंटीजन। ठीक है, तो ये एंटीजन जब किस में? बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? इंटर करेगी, है ना, ये बॉडी है, जब बॉडी के अंदर ये क्या कर जाती है? इंटर कर जाती है। जब ये इंटर करती है तो इस एंटीजन के प्रति बॉडी में क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, क्या बनती है? एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षा बन जाती है, प्रतिरक्षी बन जाती है। इसी तो प्रतिरक्षी बढ़ रही है, तो ये जो एंटीजन है इसके प्रवेश करने से बॉडी में क्या बढ़ रही है? एंटीबॉडी बढ़ रही है। तो एंटीबॉडी से ये क्या हो जाएंगे? बनने से फिर ये सुरक्षित हो जाए, तो ये क्या डिजीज नहीं होगा इसे। ठीक है, ऐसे समझते हैं ये क्या है? एंटीजन। ठीक है, एंटीजन किसके अंदर कहाँ गया? ये बॉडी के अंदर इंटर गई, तो ये इसे क्या करेगा? ये बीमार कर देगा। ठीक है, तो बीमार करेगा तो इससे लड़ने की क्षमता के लिए बॉडी में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है, जो इस एंटीजन से बॉडी की रक्षा करती है। ठीक है, तो ऐसे एंटीजन जो क्या करे? बॉडी के अंदर इंटर होकर एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करे या इसके फॉर्मेशन के लिए क्या करे? इसे उत्तेजित करे, स्टिमुलेट करे, तब उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक एंटीजन कहेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिक एंटीजन कहा जा रहा है। ये आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं मेमोरी एंटीजन अब किसे कहेंगे। ठीक है, तो मेमोरी कहने का मतलब याददाश्त रखने से है। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या हो? बॉडी के अंदर इंटर हो जाए, और इंटर होने के बाद क्या करता है? ये भी बॉडी के अंदर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएंगे। ठीक है, क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये जो एंटीबॉडी बनी है तो ये क्या रहेंगी? इसकी बॉडी में ही रहेंगी एंटीबॉडी। जब यही वायरस है फिर से या फिर यही एंटीजन फिर से इसके बॉडी के अंदर इंटर करेगी, तो ये जो एंटीबॉडी है इसे याद रहेगा कि इसे किल करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी यूज़ करनी है, तो यही याददाश्त जो या मेमोरी एंटीजन है बनाएगा। तो जो एंटीजन क्या करेंगे? मेमोरी क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी बनाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे? मेमोरी एंटीजन कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन इसमें क्या होगा? जब बॉडी के अंदर फिर से यही प्रोसेस होगी इसमें। ठीक है, एंटीजन है वो क्या करेंगे? बॉडी के अंदर इंटर करेगी। जब ये बॉडी के अंदर इंटर करेगी तो तब क्या होगा?
ठीक है। तब इसमें बहुत सारे एंटीजन बन जाएंगे। ठीक है, एंटीजन इस तरह से वाई के आकार की होती है। आगे आपको इसकी संरचना बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या है, रिकॉम्ब। तो इसमें क्या होते हैं, एंटीजन। तो देखो बॉडी के अंदर अब बहुत सारे, अब वायरस बोल दिया मतलब पूरे वायरस के समूह है वो। अब वायरस में बहुत सारे वायरस है, बैक्टीरिया भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, फंगस, ठीक है, माइक्रोवेव। तो ये सब क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह के जो एंटीजन है उस तरह के एंटीजन के लिए क्या होते हैं, एक अलग ही तरह के उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब अलग अलग तरह के यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रही है। तो ये मान लीजिए एंटीजन है वो किसके लिए बना है, मान लीजिए वायरस के लिए बना है। मान लीजिए भी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के लिए क्या बनी, ये एंटीबॉडी बनी होती है। जैसे कोरोना वायरस इसके अंदर इंटर करेगी वैसे क्या हो जाएगा, इसे पता है कि ये क्या है, कोरोना वायरस है, फिर ये आकर क्या करेगा, उसे किल करने का कार्य करेगा। ठीक है, अभी बहुत सुनने में आए होंगे कि कई कोरोना वायरस से पीड़ित होकर क्या हो गए, मृत हो गए। ठीक है, कई मान लीजिए कोरोना वायरस से मतलब पीड़ित हुए, फिर क्या हो गए, ये मृत हो गए। ठीक है, कई आप सुने होंगे जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे, ठीक है, डिजीज से बीमार थे, वो क्या होंगे, आगे ये स्वस्थ हो गए, ऐसे भी सुने होंगे। और ऐसे भी न्यूज़ में आप सुने होंगे कि क्या कोरोना वायरस से ग्रसित थे, ठीक है, ठीक होने के बाद फिर से ये क्या हो गए, डिजीज़ हो गई इसे। ठीक है, फिर से क्या हो गई इसे, फिर से वही बीमारी हो गई। तो इसमें देखिए क्या हो रही है, फिर बीमारी होने के बाद फिर से ठीक हो रही है ना। तो क्या हुआ पहले, अब जिनमें इम्यूनिटी क्या हो गई, बहुत कमज़ोर है, वो क्या हो गए, मृत हो गए। अब जिसमें क्या हो रही है, इम्यूनिटी, वो क्या, जैसे एंटीबॉडी इंटर करी, फिर इसमें एंटीजन ने इंटर किया, इंटर करने के बाद इनके प्रति क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। तो एंटीबॉडी बनी थी, क्या हो गया, स्वस्थ हो गए। ठीक है, क्या हो गया, स्वस्थ हो गए। अब उसके बाद देखना, स्वस्थ होने के बाद फिर से वही इंटर कर रही बॉडी में। ठीक है, फिर से ये वायरस है या बैक्टीरिया एंटीजन है, फिर से बॉडी के अंदर इंटर गई, फिर वो बीमार हो जा रहा है। तो फिर बीमार होने के बाद फिर से क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी, फिर से उसे किल कर दे, फिर से जो एंटीजन है उसे किल करेंगे और फिर से ये क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। और कई ऐसे भी सुने होंगे क्या हो रहे हैं, कोई कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद एक बार स्वस्थ होने के बाद फिर वो ग्रसित ही नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, इस तरह से जो मेमोरी इसमें क्या है, एंटीबॉडी बन जाती है। क्या होती है, जैसे ही एंटीजन इसके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो इसके प्रति पहले से यहाँ पर एंटीबॉडी बन चुकी है। ठीक है, तो पहले से बनी हुई, तो ये क्या करे, जैसे आएगा वैसे ही एंटीबॉडी क्या करेगा, इस वायरस को किल करने का कार्य कर देगा। तो इसमें क्या है, मेमोरी है, पहले से इसे याददाश्त है ना, याददाश्त कह सकते हैं इसे। तभी क्या करती है, स्वस्थ ही रहते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, इसमें एंटीबॉडी के प्रति क्या बनती है, इम्यूनिटी बनती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि स्पेसिफिक एंटीजन किसे कह रहे हैं, जब एंटीजन है बॉडी के अंदर इंटर कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है, तो स्पेशल प्रकार के क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, स्पेसिसिटी, क्या स्पेसिसिटी एंटीजन कहेंगे। ठीक है, मेमोरी एंटीजन किसे कहेंगे, जब कोई क्या है, एंटीजन है वो बॉडी के अंदर इंटर करती है तो उसके प्रति जब एंटीबॉडी बनती है वो बहुत समय तक जीवित रहेंगे और इसे याद रहेगी कि कौन से एंटीजन के लिए ये एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो जब ये फिर से ये बॉडी के अंदर इंटर करती है तब क्या करती है, ये एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी जो मेमोरी एंटीबॉडी है वो क्या करेंगे, इसे किल करने का कार्य करती है। तो इस तरह के जो एंटीजन है जो मेमोरी एंटीबॉडी बनाती है उसे क्या कहेंगे, मेमोरी एंटीजन कहेंगे। ठीक है, आगे रिकॉग्निशन किसे कह रहे हैं, जब इसमें क्या अलग अलग तरह के एंटीजन यहाँ पर अलग अलग तरह के एंटीबॉडी बन रही थी, इन एंटीबॉडी को अलग करने के, क्योंकि ये एंटीबॉडी इसका काम क्या है, किल करना, तो इसे भी तो किल कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इसे क्या करना, पहचानने के लिए एंटीजन बनती है, उसे क्या कह रहे हैं, कोनिएशन कह रहे हैं। ठीक है, रिकोनिएशन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ रही समझ में। आगे देखते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं, तो इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, एक होती है इननेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जानते हैं पहले ये इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि ये क्या है, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है। इननेट इम्यूनिटी किसे कहेंगे, जो जन्म से ही हमारे बॉडी में मौजूद हो, ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, इननेट इम्यूनिटी कहेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहेंगे जो जन्म के बाद हमारे बॉडी में किसी एंटीजन को या फिर
कोई भी वैक्सीन को जैसे टीकाकरण कराया जाता है, तो टीकाकरण करके क्या करते हैं, एंटीबॉडी को भी बनाया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ताकि फिर से वो बैक्टीरिया वायरस अगर प्रवेश करे बॉडी के अंदर तो उसे बीमार ना हो। तो बाहरी रूप से उत्तेजित करके जो एंटीबॉडी बनाया जाएगा या इम्यूनिटी बनाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। और इनेट इम्यूनिटी किसे कहेंगे, जो जन्म से मौजूद हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इस इनेट इम्यूनिटी के भी आगे देखेंगे कि ये क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। ये भी टाइप हम लोग इसमें जेनेटिक फैक्टर के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसे इनेट इम्यूनिटी की स्टडी देखते हैं, स्टडी ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो इसे हम लोग 4 टाइप में स्टडी कर सकते हैं। एक है फिजिकल फैक्टर के रूप में करेंगे, एक करेंगे बायोकेमिकल फैक्टर, एक करेंगे सेलुलर फैक्टर और एक करेंगे जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्या, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंतर्गत ये तीनों इम्यूनिटी आएंगे, ठीक है। जेनेटिक मतलब जेनेटिक रूप से इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कैसे है, ठीक है, तो वो देखते हैं। पहले इसमें स्पेसिस क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है, एक स्पेशल इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होगी, जैसे कि मनुष्य है, ठीक है, मेन है, क्या है, हेन है, ठीक है, रेट है, या चाहो तो कैट लिख सकते हो, डॉग लिख सकते हो। तो ये अलग अलग एनिमल के बारे में बात होती है। तो ऐसे डिजीज़ या ऐसे बैक्टीरिया या एंटीजन जो केवल मनुष्य को ही क्या करें, डिजीज़ फैलाए, वो दूसरे एनिमल को नहीं करते। जैसे कि मनुष्य में बात करें तो टाइफाइड की, ठीक है, किसकी बात करें तो टाइफाइड एक कॉमन बीमारी है इसमें, ठीक है। टाइफाइड है, तो टाइफाइड है वो केवल मनुष्यों में होती है। टाइफाइड कभी सुने होगे क्या, हेन को टाइफाइड हो गई है, ठीक है, मुर्गियों को टाइफाइड हो गई या फिर रेट को टाइफाइड, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या हो रही है, एक स्पेशल, क्या है, स्पेशल किसी मनुष्य में ही हो रही है, या फिर जो हेन में जो बीमारी हो रही है वो बीमारी मनुष्यों में नहीं होती या फिर रेट में नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी पाई जाती है, तो देखो अब यही जो टाइफाइड फैला रही कौन, किस में फैल रही है, ह्यूमन में, ठीक है। अगर ये टाइफाइड के वायरस अगर हम किस में इंजेक्ट कर दें, हेन में इंजेक्ट कर दें, तो इसे बीमारी नहीं होगी, ठीक है, ये टाइफाइड से ग्रसित नहीं होगा। तब इस प्रकार के, अब इसमें भी इम्यूनिटी है ना, किसके प्रति, टाइफाइड के प्रति। तो इस तरह की जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है इसे क्या कहेंगे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। या हेन में कोई भी बीमारी हो रही है, अगर इसे ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट गए तो वो क्या नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह की इम्यूनिटी रहती है। आगे देखते हैं इसमें रेशियल इम्यूनिटी, ठीक है। रेशियल इम्यूनिटी, इस इम्यूनिटी में क्या होती है, एक जातीय इम्यूनिटी कह सकते हैं, एक विशेष जाति में इम्यूनिटी इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि अमेरिका के इसमें अमेरिका की क्या है, नेग्रो, ठीक है, नेग्रो जाति है, उस जाति में येलो फीवर नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है, स्पेशल उसमें इम्यूनिटी पाई जाती है। बाकी जितने भी ह्यूमन में देखते हैं, क्योंकि मनुष्य की ही बात हो रही है, ठीक है, बाकी जितने मनुष्य उसमें पीत ज्वर हो जाती है, ठीक है। पीत ज्वर मतलब उसकी बॉडी क्या होने लगती है, पीले होने लग जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, येलो फीवर कहेंगे। तो ये जो येलो फीवर है वो बाकी जितने भी जाति है मनुष्यों की जाति में उसमें देखने को मिलती है, लेकिन जो क्या नेग्रो जाति है, नेग्रो जाति के जो वुमेन होते हैं उन वुमेन में क्या येलो फीवर नहीं होती। तो उसमें एक स्पेशल प्रकार की क्या पाई जा रही है, इम्यूनिटी पाई जा रही है। आगे जनरेशन टू जनरेशन रहते हैं, है ना। आगे आते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी में क्या हो गए, एक ही पेरेंट के देखना, उसके जो बच्चे हैं, मान लीजिए एक ही पेरेंट के 2 डॉटर है, ठीक है, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम यहाँ पर रख देते हैं बी। जब एक कोई भी एंटीजन है, ठीक है, ये क्या है, इसका एंटीजन है। तो जब ये कोई एंटीजन इसके बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो ये क्या नहीं होते, ये बीमार नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन यही एंटीजन है अगर इसके दूसरे संतान, ठीक है, मान लीजिए बी है, इन पर अगर इनके बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, ये बीमार हो जाते हैं। तो एक ही माता पिता के 2 संतानें हैं या एक ही पेरेंट के 2 डॉटर हैं, इनमें क्या हो रही, अलग अलग इम्यूनिटी देखने को अलग अलग तरह की इसमें क्या देखने को मिल रही, इम्यूनिटी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होंगी उसे क्या कहेंगे, इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इंडिविजुअल इम्यूनिटी किसे कह रहे हैं? वो इम्यूनिटी जिसमें एक ही माता पिता के 2 संतानों में अलग अलग इम्यूनिटी देखने को मिले। ठीक है, अगर एक क्या हो रहे हैं उसी से ग्रसित एक क्या हो रहे हैं उसी एंटीजन से ग्रसित नहीं हो रहे क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग है। ठीक है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या है? स्ट्रांग है। और एक में नहीं है तो क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहेंगे। एक है रेशियल इम्यूनिटी किसे कहते हैं? एक जाति विशेष में जो इम्यूनिटी देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर नेग्रो जाति में येलो फीवर के प्रति इम्यूनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसमें देख रहे हैं? अलग अलग जीवों के अलग अलग जीवों में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? जेनेटिक रूप से, तो ये क्या है? इसे कौन से फैक्टर कहेंगे? जेनेटिक फैक्टर कहेंगे। आगे देखते हैं फिजिकल फैक्टर के रूप में कैसे इम्यूनिटी बॉडी में होती है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में देखते हैं तो फिजिकल रूप से जैसे कि ये क्या है? म्यूकस लाइनिंग देखें। ठीक, तो बॉडी में म्यूकस पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड होती है जिससे म्यूकस का सिक्रेशन होगा। जैसे कि अगर बात किया जाए जैसे बकल कैविटी आ गई। ठीक है, लंग्स जानते हैं, फेफड़ा है ना, फेफड़े में क्या होता है? नली, ट्रेकिया होती है। ठीक है, तो उस ट्रेकिया में क्या होती है या नलिका में यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। ये म्यूकस कैसा होता है? एक ये वाइट कलर की होती है। ठीक है, चिपचिपे पदार्थ होते हैं। एक सफ़ेद कैसा रहता है? चिपचिपा पदार्थ होती है। अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया है इसके थ्रू क्या हो रही है? बॉडी जैसे सांस के द्वारा क्या हो रही है? बॉडी के अंदर इंटर कर रही है, तो ये जो चिपचिपे पदार्थ है इसमें क्या हो जाती है? वो चिपक जाती है। ठीक है, ये जो वायरस है वो क्या हो जाती है या बैक्टीरिया या जो भी एंटीजन है वो क्या हो जाती है? चिपक जाएगी। ठीक है, एंटीजन है वो क्या हो जाती है? यहाँ पर चिपक जाती है। ठीक, तो इस तरह से ये बॉडी के अंदर इंटर कर नहीं पाती, वहीं रुक जाती है। तो इस तरह से क्या होती है? इन्नेट, ये भी एक इन्नेट ही क्या होंगे? इम्यूनिटी होंगी, क्योंकि ये जन्म से ही है। ऐसा नहीं कि जन्म के बाद म्यूकस बनाने के लिए कुछ बाहर से कुछ दिया गया तब जाकर क्या हो रही है यहाँ पर म्यूकस बन रही है, ऐसा नहीं होता है ना। म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, श्लेष्मा। ठीक है, तो श्लेष्मा का स्थापन होती है, वो क्या कर रही है? इसे चिपका देती है। ठीक, तो आगे इंटर नहीं कर पाती, जिससे क्या हो सकती है? बीमारी से क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्किन। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में क्या है? स्किन है, बाहर से ढकी हुई है, जो पूर्ण रूप से क्या है? बाहरी वातावरण के संपर्क में है। ठीक है, इस स्किन में क्या होता है? स्ट्रेटम कार्नियम। ठीक है, स्किन का जब लेयर पर हो गया, ठीक है, स्किन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दो रूपों में ही रहती है। ठीक है, एक होती है यहाँ पर इपिडर्मिस वाला पार्ट होता है ऊपर का, और नीचे का पार्ट होता है डर्मिस वाला भाग। ठीक है, आगे स्किन के बारे में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अगर पढ़ना चाहते हो तो सेकेंड ईयर में इसका वीडियो डला है, आप देख सकते हैं। तो ये स्किन है, स्किन की जो बाहरी है क्या है? इपिडर्मिस है, और ये वाला भाग क्या है? डर्मिस। तो इपिडर्मिस की एक और लेयर होती है, कौन सा लेयर होती है? स्ट्रेटम कार्नी। ये जो स्ट्रेटम कार्नी है मतलब ये क्या होगी? ये स्किन के सबसे सरफेस वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग है। ठीक है, ये क्या कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उसे बॉडी के अंदर इंटर करने से रोकती है। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे या फिर एंटीजन है बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाती है? डिजीज नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गए? ये कौन से ये क्या कहलाएंगे? इन्नेट इम्यूनिटी कहलाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें क्या है? स्नीजिंग एंड कफिंग। ठीक है, स्नीजिंग में क्या होगा? क्या? छींक आना। जैसे कि ये म्यूकस में क्या हो गया? म्यूकस में चिपक गया। अब इसे बाहर भी तो करनी होंगी। ठीक है, तो किसके द्वारा? जैसे छींक आ रहे तो छींक के द्वारा क्या किया जाता है? इन्हीं जो बैक्टीरिया एंटीजन है बॉडी के अंदर इंटर कर रहे थे, अंदर नहीं जा पाए तो उसे क्या? छींक के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। या फिर कफ के द्वारा, कफिंग मतलब खांसी के द्वारा भी क्या करते हैं? इन एंटीजन को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या? एक प्रकार के फिजिकल फैक्टर है जिसके द्वारा क्या हो रही है? ये क्या? एक प्रकार की इम्यूनिटी कह सकते हैं। तो कौन से प्रकार की इम्यूनिटी? इन्नेट प्रकार की इम्यूनिटी सब जन्म से होती है ना। आगे देखते हैं इसमें बायोकेमिकल फैक्टर। ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर है। इस बायोकेमिकल फैक्टर में देखते हैं पहला, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ स्किन। ठीक है, क्या है ये? सिक्रेशन ऑफ स्किन। तो ये जो सिक्रेशन ऑफ स्किन है तो स्किन से कुछ भी सिक्रेशन होगा। ठीक है, जैसे कि सिक्रेशन में जैसे कि
स्किन में सिक्रेशन की जैसे स्वीट ग्लैंड होती है, सीबेशियस ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड को पसीना ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड को कहा जाता है तेल ग्रंथि। तो बॉडी में तेल ग्रंथि और पसीने ग्रंथि पाई जाती है। तो जब बॉडी के या स्किन है, इस स्किन में अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, ये क्या हो गया, बैक्टीरिया वायरस है या एंटीजन है, ये बॉडी में पहले कहाँ जाएगा, स्किन में पहुँचेगा। तो स्किन में ये क्या कर दिया जाता है, जो स्वीट ग्लैंड है इसके द्वारा साल्ट का सिक्रेशन हो जाता है। सीबेशियस इसके द्वारा तेल का या फिर एसिड का सिक्रेशन हो जाता है कुछ मात्रा में, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या होती है, यहाँ पर ये जो एंटीजन है उसे किल कर दिया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर इंटर करने नहीं दिया जाता। तो इस तरह से क्या होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है जो जन्म से होती है, ठीक है। आगे आते हैं इसमें लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम है, ये एक प्रकार का एंजाइम होती है। ये एंजाइम है जैसे कि लार है, मतलब सलाइवा है, आंसू है, इन सब में होती है। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये है आँख है, ठीक है। अब इस आँख में क्या हो गया, बाहर से कोई भी एंटीजन है वो प्रवेश किया, ठीक है। एंटीजन में क्या हुआ, आँख में चला गया। तो ये आँख है, रक्षा करने के लिए क्या करेगा, आंसू का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। उस आंसू में क्या रहता है, लाइसोजाइम रहता है। तो इस लाइसोजाइम के द्वारा ये जो बैक्टीरिया जो इंटर कर रही है वो क्या हो जाएंगे, इस आंसू से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, लाइसोजाइम के द्वारा, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम होती है। आगे आते हैं इसमें इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार का ये, एक प्रकार का ये प्रोटीन है, और ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो ये इंटरफेरॉन क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन होती है ये बनती कैसे और कैसे ये किसी भी बैक्टीरिया को किल करने का कार्य कर रहे हैं, ये देखते हैं। ये क्या है, इंटरफेरॉन सेल है, ठीक है। जब कोई वायरस है वो बॉडी के अंदर, या कोई भी क्या है, एंटीजन है, जब कोई एंटीजन है बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर इंटर करेगी, जब सेल के अंदर इंटर करती है तो इनके प्रति क्या होती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो क्या करते हैं, इस एंटीजन के प्रति जो इंटरफेरॉन सेल है वो क्या करती है, इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। क्या बना लेती है, ये इंटरफेरॉन बना लेती है। ये जो इंटरफेरॉन होती है वो क्या करती है, ये जो अंदर में एंटीजन आए हैं इस एंटीजन में रिप्रोडक्शन नहीं होने देती, ठीक है। मतलब इसकी संख्या को बढ़ने नहीं देती, जिसकी वजह से क्या किया जा सकता है, बढ़नी नहीं तो अब नहीं बढ़ेगी, मतलब ये क्या नहीं करेगी, बीमारी नहीं फैलाएगी, डिजीज़ नहीं कर, मतलब इफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से क्या इंटरफेरॉन के द्वारा बीमारी से रक्षा हो सकती है, एंटीजन को किल किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है, ठीक है। ये आ रहा समझ में, एक प्रकार का प्रोटीन है जो गुणन करने नहीं दे रहा है या फिर आगे इसे अंदर आने ही नहीं देता, ठीक है। आगे फिर से ये जो एंटीजन है उसे अंदर प्रवेश करने ही नहीं देता। आगे देखते हैं इसका फिजिकल के बाद देखते हैं केमिकल कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे फिर देखते हैं इसका सेलुलर फैक्टर। ये हो गया सेलुलर फैक्टर, ठीक है। अब इस सेलुलर फैक्टर में देखते हैं, अच्छा अभी एक और बचा हुआ है, ठीक है। एक है इसमें जो केमिकल में ही है, एक है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड नेजल पेसेज, ठीक है, पेसेज। तो ये सिक्रेशन ऑफ डाइजेशन ट्रैक्ट, तो डाइजेशन ट्रैक्ट से कुछ सिक्रेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर डाइजेशन ट्रैक्ट, जैसे कि यहाँ पर स्टमक है, ठीक है, स्टमक है, इस स्टमक के में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, इसमें क्या रहती है, गैस्ट्रिक जूस में HCl होती है, ठीक है। ये HCl क्या है, एक प्रकार का एसिड है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये एसिड है। ये एसिड क्या करते हैं, भोजन के साथ या फूड के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर कर गई होती है तो उसे किल करने का कार्य कौन करता है, उसे किल करने का कार्य HCl करती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके सॉरी नेजल पेसेज। तो नेजल पेसेज में देखते हैं इसके जो क्या है, इस नेजल पेसेज में म्यूकोपॉलीसैकेराइड नामक एंजाइम है, इसका सिक्रेशन होता है। ये सिक्रेशन क्या करती है, ये सिक्रेशन है, ठीक है। ये सिक्रेशन क्या करती है, अगर कोई भी बैक्टीरिया या एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर करती है तो उसे किल करने का कार्य करती है, ठीक है। आगे देखते हैं सेलुलर फैक्टर, ठीक है। सेलुलर फैक्टर में दो तरह से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फेगोसाइटोसिस और एक पढ़ेंगे नेचुरल किलर सेल। तो इसमें जो फेगोसाइटोसिस है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस
आपको लाइसोसोम में कुछ बताई थी फेगोसाइटोसिस के बारे में। तो जो लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी फूड मटेरियल है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है या फिर कोई भी वायरस है, अगर क्या हुआ इस सेल के अंदर आए तो क्या करता है, ये एक फेगोसोम बनाती है। ठीक है, इस तरह से फेगोसोम बनाती है जिसके अंदर में क्या रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे। अब इस बैक्टीरिया में क्या करेंगे, एंजाइम लाइसोजन, जो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होती है। ठीक है, डाइजेशन होती है, डाइजेशन एंजाइम होती है। तो उस डाइजेशन एंजाइम को इसमें डाल दिया जाता है जिससे इनका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। फिर इसे क्या कर देता है, सेल से या फिर बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा बॉडी क्या मतलब इसमें क्या होता है, डिजीज़ नहीं हो पाता। ठीक है, आगे फिर स्टार्ट करते हैं इसका नेचुरल किलर सेल। ठीक है, अगर इनके अलावा, ठीक है, अभी तक जितने भी हम लोग क्या देखें, इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत जितने भी हम लोग फैक्टर देख रहे हैं या सरफेस में जो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने दिया जा रहा है। अगर उसके अलावा भी अगर इन सब के होते हुए भी क्या किया जाए, अगर बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसके लिए क्या होती है, नेचुरल किलर सेल होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, नेचुरल किलर सेल होती है। इस नेचुरल किलर सेल में क्या होती है, ये नेचुरल किलर सेल है ना। इस नेचुरल किलर सेल को NK सेल भी कहा जाता है। इस नेचुरल किलर सेल में कोई भी इसमें एक रिसेप्टर पाई जाती है। रिसेप्टर मतलब पकड़ने वाला, कोई भी चीज़ को क्या करेगा, वो पकड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो नेचुरल किलर सेल है वो बैक्टीरिया एंटीजन है उसे क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के द्वारा पकड़ लेता है और उसे कहाँ तक, इस किलर सेल तक लेकर आएंगे ताकि उसका क्या किया जाए, उसे कील किया जाए। तो इस तरह से क्या करते हैं, उसका कील कर दिया जाता है जिससे बीमारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, नेचुरल किलर सेल का इस तरह से कार्य होते हैं। इसमें जो फेगोसाइटोसिस है इसमें इसमें बहुत सारे और सेल आ जाते हैं, जितने भी इसमें क्या है, WBC में है, WBC। यस, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका वो क्या करती है, रक्षा करने का प्रतिरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र है वो एक प्रकार का, तो वो भी क्या फेगोसाइटोसिस के अंतर्गत ही वो सभी सेल आते हैं, जिसमें बेसल सेल होता है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है, फेगोसाइटोसिस के अंतर्गत आती है। तो ये सभी कौन से प्रकार का इम्यूनिटी देखने को मिले, अभी तक कौन से प्रकार के इम्यूनिटी पढ़े हम लोग, अभी पढ़े इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, जन्मजात इम्यूनिटी। तो ये क्या है, जन्म से ये एक हमारे बॉडी में होती है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर क्या हो गई, इन सभी बैरियर्स या सभी फैक्टर्स में अगर कोई भी बैक्टीरिया या एंटीजन है, ठीक है, इस एंटीजन को यदि यही सब क्या नहीं कर पाते, किल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या नहीं कर पाए, किल नहीं कर पाते, उस स्थिति में फिर क्या हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कब, जब इन सभी बैरियर से होते हुए अगर वो बॉडी के अंदर इंटर कर गई, तभी कोई इंसान है क्या हो जाते हैं, कोई भी एनिमल है वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ रही समझ में। तो ये होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अगर ये बॉडी के अंदर अब इंटर कर गई है तो अब इनसे, ठीक है, अब क्या करेगी, ये जो एंटीजन है बॉडी के अंदर क्या कर गई, इंटर कर गई। अब ये बॉडी के अंदर इंटर कर गई है तो बीमारी फैलाएगा ना, है ना, बीमार हो जाएंगे। तो अब इसे ठीक करने के लिए मेडिसिन लिया जाता है तो मेडिसिन लिया जाता है। अब ये अंदर आ गई, ठीक है, अभी इनके प्रति और एंटीबॉडी बनाने हैं। अभी तक एंटीबॉडी के बारे में नहीं पढ़े, केवल हम लोग देख रहे हैं जो जन्म से पहले से हमारे बॉडी में है। ठीक है, अगर ये इंटर गई तो हमारे बॉडी में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो ये जो एंटीबॉडी है वो कैसे बनती है, ठीक है, और इस एंटीबॉडी में कौन कौन से सेल रहते हैं जो किसी भी एंटीजन के हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने पर कैसे बॉडी की रक्षा करती है, कैसे इसमें एंटीजन है, एंटीजन का कैसे किल करती है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।